हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th क्लास का जो सैम्पल पेपर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को मैं बता दूं, सबसे पहले बेसिक चीज़ें बता देता हूं कि पेपर का पैटर्न किस प्रकार से होने वाला है। आप सभी को पता है जो हमारा पेपर है बच्चों ज्योग्राफी का, वो 70 नंबर का होने वाला है ये पेपर। और ये आपका जो इसमें 30 प्रश्न होंगे और 30 के 30 प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य होगा। इस प्रश्न पत्र को बच्चों 4 खंडों में बांटा गया है, क, ख, ग और घ। अगर बात की जाए खंड क में, अगर देखा जाए तो बच्चों 1 से 17 तक बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यूज के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जिनके सभी अंक 1 होंगे, यानी 1 नंबर का ये प्रश्न होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद बात करते हैं यानी खंड जो ख है हमारा, खंड ख में क्या होगा बच्चों, यानी 18 से लेकर 23 तक ये खंड ख है, जिसमें हमें क्या करना है, 3-3 नंबर के प्रश्न होंगे। ठीक है, तो हमें लेंथ इसमें 80 से लेकर 100 शब्दों में हमें इसमें उत्तर हमें देना है। और 18 से जो 19 प्रश्न होगा ना जो बच्चों, यानी 18वां और 19वां जो प्रश्न होगा ये स्रोत आधारित होगा, यानी पैसेज होगा, जिसमें पैसेज के आधार पर हमें क्या नाम है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसके साथ साथ जो ग है बच्चों, यानी खंड ग 24 से लेकर 28 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनमें से सभी यानी प्रत्येक प्रश्न का जो अंक होगा बच्चों वो 5 नंबर का होगा। ठीक है, और इसमें जो वर्ड लिमिट है बच्चों 120 से लेकर 150 वर्ड्स में हमें लिखना है। और जो खंड घ होगा यानी 29 और 30, ये क्या होगा बच्चों, आपका मैप होगा। ठीक है ना, और मैप क्या है बच्चों, जिनमें से वर्ल्ड वाला मैप भी है और आपका इंडिया वाला मैप भी है। ठीक है, और इंडिया वाला जो मैप है 5 नंबर का है और वर्ल्ड वाला मैप भी आपका क्या है बच्चों, 5 नंबर का है। इस टाइप से क्या आपका पेपर का पैटर्न होने वाला है। तो आइए आप चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। हमारा पहला प्रश्न है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेटों के बीच में स्थित है, वो कौन सी प्लेट है। तो बच्चों वो कौन सी प्लेट है, कोकस प्लेट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, यानी कोकस प्लेट कौन सी है बच्चों, मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भूगोल की कौन सी शाखा मौसम और जलवायु के तत्वों का अध्ययन से संबंधित है। यानी भूगोल की वो कौन सी शाखा है जिसमें हम जलवायु और मौसम का अध्ययन करते हैं। तो बच्चों वो हमारा जो है वो जलवायु विज्ञान है, यानी आपका सी यानी ग इसका सही हो जाएगा आपका उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं भौम जल अपर्दन के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होती है। ठीक है, तो भौम जल के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक कौन से होते हैं बच्चों, यानी पारगम्य और कम सघन और अधिक रद्र वाली चट्टानें। इसमें क्या होता है, भौम जल अपर्दन क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें जो प्रश्न पत्र में बच्चों आपका ए ऑप्शन यानी क ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दक्षिण चीन सागर में चक्रवात को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। यानी दक्षिणी चीन सागर में चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों इसे टाइफून कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, टाइफून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों हम लोगों का, निम्न में से कौन सी क्षोभ मंडल की विशेषता है। आप सभी को पता है कि हमारे वायुमंडल को 4 परतों में बांटा गया है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिमंडल। ठीक है ना, तो इसमें से पूछा गया है क्षोभ मंडल की कौन सी विशेषता है। तो आप सभी को पता है इसकी क्या है कि जैसे सबसे नीचे का स्तर होता है और विषुवत वृत्त पर इसकी मोटाई अधिक होती है और ऊंचाई के साथ तापमान में क्या होता है बच्चों, कमी आती है, यानी ग ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें हमारा, निम्न में से कौन सी भू आकृतिक प्रक्रियाओं का अनाच्छादित नहीं है। कौन सी वो प्रक्रिया है जो अनाच्छादित नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों पटल निरूपण जो होता है ना, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, पटल निरूपण और ज्वालामुखी यथा जो है वो क्या है बच्चों, हमारी अनाच्छादित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए पर्वतीय वनों की वनस्पति को उत्तर से दक्षिण की ओर उचित क्रम व्यवस्थित की। यानी हमें इसको क्रम वाइज बताना है बच्चों वनस्पतियों के बारे में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों बी, यानी आपका हो जाएगा ओक, चीड़ और स्प्रूस पाइन। ठीक है, ये इसका बच्चों सीक्वेंस हो जाएगा पर्वतों का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों हमारा, भारत में निम्नलिखित राज्यों को मानसून निवर्तन क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मानसून के आधार पर हमें भारतीय राज्यों में बताना है। तो बच्चों अगर देखा जाए तो आप सभी को पहला है आपका राजस्थान,
दूसरा अगर बात की जाए तो दूसरे नंबर पे आता है आपका गुजरात, तीसरे नंबर पे जो आता है बच्चों आपका उड़ीसा, और चौथे पे आता है आपका तमिलनाडु। तो बच्चों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है बच्चों, हिमालय नदियाँ बारहमासी होती हैं। हाँ, बात ठीक है, हिमालय नदियाँ क्या होती हैं, ये बारहमासी होती हैं। ये केवल वर्षण पर निर्भर होती है, ये गलत है बच्चों। हिमालय नदियाँ जो होती हैं वो वर्षा पर निर्भर नहीं होती हैं, ठीक है ना। वो प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती है, वर्षा पर निर्भर होती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों यानी क। इसका केवल क्या है बच्चों, कथन सही है। अगर बात की जाए यानी सेकंड वाला यानी कारण क्या है बच्चों, गलत है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है, कथन है। और दूसरा, ये मैदान जलमग्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों यानी ग सही ऑप्शन है, दोनों ही सही हैं। और कथन क्या करता है, कारण की उचित व्याख्या करता है। ग ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मानसून विच्छेद होता है। दूसरा, इसी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या बढ़ जाती है और अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में क्या आ जाता है बच्चों, बदलाव आ जाता है। तो इस प्रश्न का बच्चों केवल यानी केवल क्या है बच्चों, कथन ठीक है। हाँ, ये बात ठीक है कि उत्तरी भारत में जो विशाल मैदानों में मानसून विच्छेद होता है, ठीक है ना। तो ये आपका कथन ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित को हमें सही से लिखना है, यानी हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो बता रखा है जैसे उड़ीसा, इसमें जैसे उड़ीसा की अगर बात की जाए तो उड़ीसा की जो राजधानी कौन सा है बच्चों, भुवनेश्वर ठीक है। छत्तीसगढ़ की रांची ठीक है। नागालैंड की कोहिमा ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश की जो देखा जाए अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर ठीक है। तो इस प्रश्न का जो गलत ऑप्शन है बच्चों वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की रायपुर राजधानी है, तो ये गलत हो जाएगा छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही युग्म को पहचान कीजिए। यानी इसमें से सही, यानी हमें सही युग्म बताना है कि सही कौन सा है। तो आप सभी को पता है यानी जो आर्द्र पर्णपाती वन है वो शीशम नहीं पाया जाता, तो ये वाला गलत है, ठीक है। तो क ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन से भारत के प्रमुख बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र हैं। यानी भारत में ऐसे कौन से क्षेत्र है जहां बाढ़ सबसे ज़्यादा आता है। तो बच्चों ज़्यादातर अगर देखा जाए तो असम, बिहार और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। आप सभी को पता है बिहार में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है, नेपाल है। क्योंकि नेपाल क्या करता है, अपने बांध को बचाने के लिए क्या करता है, सारा पानी छोड़ देता है, जिसके कारण बिहार क्षेत्र में बाढ़ आ जाता है। तो इसका ऑप्शन जो घ है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं बच्चों। अब बात करते हैं इसके अंदर 15-17 क्या है बच्चों, पैसेज वाले हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। तो इसमें दे रखा है जैसे भूकंप से, इसको आप पैसेज एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्टली आपको उत्तर बता देता हूँ। इसमें पहला प्रश्न बोल रखा है, निम्नलिखित में से भूकंप किस प्रकार का आपदा है, ठीक है बच्चों। तो भूकंप जो है वो क्या है, अपूर्व, सूचनीय व विध्वंसक प्राकृतिक आपदा है, ठीक है ना। वो अपूर्व सूचनीय है, पहले नहीं पता चलता भूकंप के बारे में, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से भूकंप की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है। यानी भूकंप का मुख्य कारण क्या होता है। पहला है भूस्खलन, दूसरा है विवर्तनिकी, तीसरा है ज्वालामुखी विस्फोट, चौथा है जमीन का अवतलन। तो इसमें हमें बताना है उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है। तो आप सभी को पता है विवर्तनिकी इसका मुख्य कारण है। मुख्य कारण कैसे है, क्योंकि आप सभी को पता है जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उनमें भ्रंश उत्पन्न हो जाता है और जिससे भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो इसका यानी बी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, ख ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन से क्षेत्र हिमालय चाप के भूकंप सुवेद्र क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। वो कौन सा क्षेत्र है जो हिमालय चाप के भूकंप क्षेत्र से संबंधित है। तो वो कौन सा क्षेत्र है कि अगर बात की जाए वो क्षेत्र है बच्चों हमारा जम्मू कश्मीर और असम है, ठीक है, इन क्षेत्रों में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 18 से लेकर 23 तक। इसमें क्या है बच्चों, मतलब लेंथी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, हमें बताना है। पहले तो ये पैसेज है, पैसेज देख लेते हैं बच्चों। इसलिए ये पैसेज एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्टली इसका भी आंसर दे देता हूँ। पहला इसके अंदर प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ स्थित होता है।
जो उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र होता है वो कहाँ स्थित होता है, तो बच्चों वो होता है विषुवत वृत्त पर। तो याद रखिए विषुवत वृत्त यानी पृथ्वी ये जैसे दिख रहा होगा, ये वाले क्षेत्रों को क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहा जाता है। तो विषुवत वृत्त पर क्या होता है, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र स्थित होता है। नेक्स्ट है दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें 40 से और 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच विषुवत वृत्त को क्यों पार कर जाती है। तो इसका मुख्य कारण क्या है बच्चों, ITC। तो बच्चों अगर बात की जाए कि दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें 40 डिग्री और 60 डिग्री, तो बच्चों इस प्रकार की अगर बात की जाए कि व्यापारिक पवनें 40 और 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच विषुवत वृत्त को क्यों पार कर जाती है, तो इसका मुख्य कारण क्या है, ITC, जो जेड के उत्तर की ओर खिसकने के कारण। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है शीत ऋतु में ITC जेड किस दिशा की ओर खिसक जाती है। तो बच्चों ये दक्षिण दिशा की ओर खिसक जाती है, तो इसका दक्षिण दिशा आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित चित्र को दे रखा है, इसके बारे में हमें बताने हैं, नीचे प्रश्न है। तो इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए बच्चों। ठीक है, अब चित्र में है कि उपयुक्त दिए गए चित्र की पहचान कीजिए और उसका नाम बताइए। तो बच्चों ये है जलोढ़ पंख। कौन सा है बच्चों, इस चित्र को कहते हैं जलोढ़ पंख। दूसरा है उपयुक्त स्थलाकृति किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो बच्चों ये गिरिपद में पाई जाती है। जो गिरिपद जो क्षेत्र है ना, तो गिरिपद में पाई जाती है। नेक्स्ट है इस स्थलाकृति किस आकार की होती है। तो बच्चों ये आकृति जो होती है शंकु के आकार की होती है। तो याद रखिएगा शंकु के, यानी जलोढ़ पंख की जो आकृति होती है वो शंकु के आकार की होती है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए है तो हम तो नहीं करेंगे। चलिए आगे प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उनकी विशेषताएं बतानी है। तो बच्चों उष्णकटिबंधीय चक्रवात की पहली विशेषता क्या होती है कि इसमें क्या होता है कि जो वताग्र प्रणालियाँ स्पष्ट नहीं होती पूरी तरीके से, और ये केवल और केवल समुद्री क्षेत्रों में ही उत्पन्न होती है। जो चक्रवात होते हैं मुख्यतः अगर बात की जाए तो ये कहाँ होते हैं बच्चों, ये समुद्री क्षेत्रों में इस प्रकार के होते हैं जो चक्रवात आते हैं। ठीक है, और ये स्थलीय भागों तक पहुँचने, जब स्थलीय भाग तक पहुँचते हैं तब तक धीरे धीरे क्या होती है, पूरी तरीके से नष्ट होने लग जाते हैं। और इनमें पवनों का जो वेग होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और जो बच्चों अगर बात की जाए जो चक्रवात होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। ठीक है ना, ये पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर चलते हैं। ठीक है, हमेशा आप देखिएगा ये पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर क्या करेंगे, अग्रसर होते रहते हैं। तो ये विशेषता होती है बच्चों उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वायुमंडल के गर्म होने में चालन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। तो आप सभी को पता है चालन प्रक्रिया का हमारे वायुमंडल के गर्म और ठंडे होने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि चालन क्या करता है बच्चों, निचली परतों को गर्म करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और निचली परतों के संपर्क में आने वाली जो वायुमंडल भी धीरे धीरे क्या होती है, ऊपरी परतों में क्या करती है, गर्म हो जाती है। आप सभी को पता है कि जब नीचे जो वायु होगी वो गर्म होने जाती है, तो यानी गर्म जब होगी यानी हल्की हो जाएगी, और हल्की होने के बाद ये क्या चली जाती है, ऊपर की ओर चली जाती है। और चालन तभी होता है जब आसमान क्या होता है, बिल्कुल बच्चों 2 पिंडों में एक दूसरे से बटा हुआ हो। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा, इस प्रकार से आपको उत्तर देना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं बच्चों। भूमंडलीय ऊष्मन के लिए उत्तरदायी, भूमंडलीय ऊष्मन के लिए उत्तरदायी मानवीय कारणों को प्रमाणित कीजिए। जो भूमंडलीय जो तापन होता है ना बच्चों, ये भूमंडलीय तापन के बारे में कह रहा है कि भूमंडलीय जो तापन है उसका मुख्य उत्तरदायी मानवीय कारण क्या क्या है। ठीक है, तो क्या रीज़न है बच्चों इसके। तो अगर बात की जाए, पहला क्या है, जीवाश्म ईंधन को जलाना या कोयले को जलवाना या तेल को जलाना। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे भूमंडल का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। भूमि का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना, वृक्षों को लगातार काटते रहना, औद्योगिक क्रियाकलापों को करना, उद्योगों से भी विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं बच्चों, ताप निकलता रहता है। इसके कारण क्या होता है, हमारा वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ जाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि होना, ये सभी कारण होते हैं भूमंडलीय तापन या ऊष्मन के। देखो कितना प्रश्न घुमा रखा है। जैसे अगर डायरेक्टली ये प्रश्न ऐसे पूछ सकता था भूमंडलीय तापन किसे कहते हैं, लेकिन तापन ना कहकर ये सीधा क्या पूछ रहा है, इसके अंदर डायरेक्टली ये पूछ रहा है भूमंडलीय ऊष्मन। ठीक है ना, तो देखिए किस प्रकार से पेपर में क्वेश्चंस को घुमाया जा रहा है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लघु हिमालय की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आप सभी को पता है बच्चों लघु हिमालय क्या है। लघु हिमालय की जो ऊंचाई है वो 1000 लगभग 1000 से 2000 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है बच्चों, 1000 से 2000 क्या है बच्चों मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। ठीक है ना। अब पहाड़ी पर ये क्या होता है, काफ़ी पर्यटक क्षेत्र होता है। ठीक है ना, यहाँ धर्मशाला ठीक है होते हैं। और अगर बात की जाए इन क्षेत्रों का विकास किस रूप में हुआ है, मंसूरी, शिमला ठीक है ना आदि क्षेत्रों के रूप में क्या हुआ है, लघु हिमालय का विकास हुआ है। ठीक है ना। और यहाँ क्या होता है बच्चों, अगर बात किया है 2 प्रकार की काफ़ी ज़्यादा फेमस स्थलाकृतियाँ हैं, जैसे शिवालिक हो गया या देहरादून हो गया, तो इस प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों, सूखे से निपटने के लिए दूरगामी कदमों को उठाना चाहिए। किन 3 कदमों का विश्लेषण किया। आप सभी को तो सूखे का मतलब तो पता ही होगा। ठीक है ना बच्चों, तो सूखे के निपटने के लिए बता रखा है दूरगामी कदम। तो आप सभी को पता है जैसे क्या कर सकते हैं, भूमिगत जल के भंडारण का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, और इसके साथ नदियों को जोड़ना, बांध बनाना, ठीक है, और जलाशय जो होते हैं ना बच्चों, जलाशयों का निर्माण करना। ठीक है ना, और ऐसी फसलों को बोना जिससे क्या हो सके, मतलब सूखा कम पड़ सके। ठीक है, और वर्षा का संग्रहण करना, इन ये सभी तरीकों से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, सूखे से निपटा जा सकता है। ठीक है ना, तो ये सभी कदम हैं जो जिससे हम सूखे से बच सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु उठाए जाने वाले कदम बताइए। अब जो बाढ़ होता है, बाढ़ से हम लोग कैसे बच सकते हैं या बच सकते हैं बच्चों। तो बाढ़ की संभावना को कौन रोक सकता है, यानी नदियों पर बांध बनाना। यानी अगर आप नदियों पर बांध बनाएंगे तो बाढ़ की स्थिति को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। दूसरा है वनों को बढ़ावा देना। ठीक है ना, और बाढ़ प्रभावित जो जिन क्षेत्रों में बाढ़ की संभावना बनी रहती है वहाँ तटबंध बनाना। ठीक है, और इसके साथ साथ जो बाढ़ वाली जो नदियाँ हैं ना बच्चों, जो हाँ हमें लगता है कि हाँ यहाँ बाढ़, इस नदी के कारण बाढ़ आ सकती है, उन क्षेत्रों के आसपास के लोगों को क्या करना, पुनर्वास करना, किसी दूसरे क्षेत्र में स्थापित कर देना। तो इन सभी कदमों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बाढ़ से निपट सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हमारा ये हमारा 24 से 28 तक का प्रश्न है। ठीक है ना, जो खंड ग है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अब इसमें बात करते हैं। पहला है बच्चों, विश्व संरक्षण कार्य योजना। क्या है बच्चों, विश्व संरक्षण कार्य योजना में जैव विविधता के संरक्षण के लिए सुझाए गए तरीकों की व्याख्या कीजिए। यानी विश्व संरक्षण कार्य योजना में जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए, जैव विविधता को बनाए रखने के लिए कौन कौन से तरीके सुझाए गए थे। तो इसमें यह कहा गया था बच्चों, जो संकटापन्न प्रजातियां हैं उनको सबसे पहले संरक्षित करना और जो संकटापन्न प्रजातियों को लुप्त होने से बचाना। ठीक है ना, और इसके साथ साथ प्रत्येक देश को क्या करना चाहिए, वन्य जीवों के आवास के लिए क्या करना, चिन्हित करना चाहिए। यानी जिन क्षेत्रों में मतलब जो जीव जंतु है ना, तो उनके आवास को क्या करना है, सुरक्षित करना चाहिए। ठीक है ना, और इसके साथ साथ प्रजातियों के पालने, बढ़ने तथा विकसित होने के स्थान सुरक्षित करना चाहिए। वन्य जीव और पौधों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुरूप होना चाहिए, अनुरूप बनाना चाहिए। इन सभी के कदमों के बारे में क्या कहा गया था, विश्व संरक्षण कार्य योजना में ये बातें कही गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों हमारा, महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों की परख कीजिए। जो महासागर में जो लवणता होती है, जो खारापन होती है, उसका मुख्य कारण क्या होता है, उसके प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो आप सभी को पता है जो महासागरीय जो जल की लवणता का मुख्य पहला कारण क्या होता है, वाष्पीकरण। क्या होता है बच्चों, वाष्पीकरण। ठीक है ना, निर्भर करता है, यानी वाष्पीकरण में निर्भर करता है कि किसी महासागर की सतह पर कितना ज़्यादा वाष्पीकरण हो रहा है। दूसरा क्या है बच्चों, तटीय क्षेत्रों में क्या होता है, जो जल की लवणता नदियों के द्वारा लाए गए ताजे जल से भी क्या होती है बच्चों, प्रभावित होती है। ठीक है ना, इसके साथ साथ महासागरीय जो धाराएं होती हैं उनकी लवणता में भी क्या देखा जाता है बच्चों, अंतर देखा जाता है। और तापमान और घनत्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी क्षेत्र की लवणता को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। और आप सभी को ये चीज़ तो पता ही होगा कि अगर किसी महासागर में या कहीं में भी अगर लवणता की मात्रा बढ़ जाती है, उसकी डेंसिटी यानी घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है ना, आपने देखा होगा, एक सुना होगा आपने मृत सागर, जिसे डेथ ओशन भी कहा जाता है, उसमें कोई मनुष्य डूबता ही नहीं है उसके अंदर। क्यों, क्योंकि वो इतने ज़्यादा डेंस है और इतना ज़्यादा उसकी लवणता जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण उसमें कोई डूबता ही नहीं है, जिसे मृत सागर या डेथ सागर भी कहते हैं। चलिए आगे प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों, महासागरीय धाराएं क्या होती हैं और महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले प्राथमिक बलों का उल्लेख करना है।
आखिर महासागरीय धाराएं, पहले बात करते हैं आखिर होती क्या हैं। तो आप सभी को पता है महासागरीय धाराएं क्या होती हैं। महासागरों में नदी प्रवाह के समान होती है और ये निश्चित मार्ग और दिशा की ओर चलती रहती है, हमेशा निश्चित मार्ग और निश्चित दिशा की ओर चलती रहती है, उसे महासागरीय क्या कहते हैं, धाराएं कहते हैं। और महासागरीय धाराओं की अगर बात की जाए, अगर बात की महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारण क्या होते हैं। पहला होता है बच्चों हवा, वायु, गुरुत्वाकर्षण बल, कोरियोलिस बल, और क्या होता है बच्चों सूर्य ताप। ठीक है, ये क्या करती है बच्चों, महासागरीय धाराओं को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। आप सभी को पता है वायु, हवा तेज चलेगी तो समुद्र की लहरें भी क्या होंगी, ज़्यादा ऊंची होंगी। गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, ज्वार भाटा को उत्पन्न करता है। ठीक है ना, और इसके साथ साथ सूर्य ताप भी क्या करता है, ज्वार भाटा को उत्पन्न मतलब जो ज्वार भाटा है या महासागरीय धाराओं को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है संघनन किसे कहते हैं और ओस बनने हेतु आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए। तो संघनन का मतलब आप सभी को पता ही होगा कि संघनन का मतलब क्या होता है, यानी जलवाष्प का जो जल के रूप में बदलना। जो जलवाष्प है जब जल में बदल जाता है तो उसे हम संघनन कहते हैं। ठीक है, और संघनन कैसे बनता है बच्चों, जब संघनन ये कब होगा, जब शांत हवा होगी यानी शांत वायु होगी। ठीक है बच्चों, यानी शांत वायु, इसके साथ साथ क्या होगा बच्चों, साफ आकाश होगा। आकाश जो होगा ना, आसमान बिल्कुल साफ होना चाहिए। ठीक है, ठंडी और लंबी रातें होनी चाहिए और ओसांक जमा बिंदु से ऊपर होना चाहिए। ये सभी दशाएं होती है तब संघनन होता है या ओस बनता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों वन्य प्राणियों की संख्या कम होने के मुख्य कारण क्या हैं। यानी जो वनों हैं, जो वन में प्राणियों की संख्या कम होने का मुख्य कारण क्या है। तो आप जानते हो पहला क्या है बच्चों, उद्योग और तकनीक का विकास होना। आपसे पता है उद्योग के नाम पे या तकनीक के नाम पे कितना ज़्यादा पोल्यूशन फैलाया जा रहा है, जिसके कारण बहुत सारे जीव जंतु वो के लिए क्या होता है, रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है। इसके साथ साथ क्या होता जा रहा है, पालतू पशुओं के लिए क्या होता है, नए चारागाह की खोज में मानव ने क्या किया है, वन्य जीवों और उनके आवासों को क्या पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। इसके साथ साथ व्यापारिक महत्व के लिए पशुओं का अभी भी क्या मारा जा रहा है। ठीक है ना, बेचने के लिए पशुओं की जो खाल होती है बेचने के लिए क्या उनका लगातार शिकार किया जाता है। कई बार आपको पता है जंगलों में आग लग जाती है, जिसके कारण धीरे धीरे वन्य प्राणी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली में क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी, जिसके कारण बहुत सारे जीव जंतु वहाँ मारे गए थे। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ और क्या हो सकता है बच्चों, यानी खेती जो होती है ना, खेती अगर बात की जाए खेती के लिए, यानी खेती के लिए मानव बस्ती इलाके, सड़क बनाना, खाद्यान्न बनाना, ये सभी कारणों से क्या हो रहा है बच्चों, लगातार जो वन के जो प्राणी हैं वो लगातार इनकी संख्या क्या होती जा रही है बच्चों, कम होती जा रही है। ये सारे उत्तरदायी कारण हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का कि भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान के तापमान में ऋतुवत अंतर पाया जाता है। यानी आपने देखा होगा एक तरीके से, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो तापमान या ऋतु में अंतर देखा जाता है कि नहीं देखा जाता। तो इसका कारण क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो आपने देखा होगा ऋतु में अंतर होता है, उसका मुख्य कारण क्या है। तो आप सभी को पता है कि गर्मियों में क्या होता है, बेसिकली जो है ना, गर्मियों में जो हमारा पश्चिमी वाला जो क्षेत्र है, पश्चिमी जो मरुस्थल है हमारा वाला, ठीक है, तो पश्चिमी मरुस्थल में तापमान करीबन बच्चों 55 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। कितना चला जाता है, 55 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वहाँ चला जाता है। और वहीं सर्दियों में क्या होता है बच्चों, आपने सुना होगा लेह के बारे में, ठीक है ना, सर्दियों में क्या होता है, लेह के आसपास तापमान कितना 45 डिग्री सेल्सियस रहता है या इससे गिर जाता है। भारत में एक ऋतु के दिन क्या होता है, एक ऋतु के एक दिन के तापमान में भी स्थानीय भिन्नता देखी जाती है। अब उदाहरण के लिए अगर बात की है राजस्थान का, आप देखोगे राजस्थान का सुना होगा, राजस्थान में एक जगह है जिसे कहते हैं चेरू। तो चेरू का तापमान वहीं कितना होता है बच्चों, 50 डिग्री सेल्सियस होता है। वहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना, वही अरुणाचल प्रदेश में अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग में क्या होता है, तापमान उसी दिन कितना होता है, 19 डिग्री सेल्सियस होता है, 19 डिग्री होता है। अगर वहीं बात की जाए अगर जम्मू कश्मीर के बारे में, तो जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा, जम्मू कश्मीर में दिसंबर के अगर टाइम होता है तो जम्मू कश्मीर में एक जगह है द्रास। तो जम्मू कश्मीर में द्रास, पता है द्रास में अगर वहाँ तापमान देखा जाए तो -45 डिग्री चला जाता है बच्चों, -45 डिग्री, समझ सकते हो कितना ज़्यादा कम होता है। ठीक है, और वहीं अगर तिरुवनंतपुरम में देखा जाए तो तापमान कितना 20 डिग्री सेल्सियस रहता है ना। तो हमारे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में तापमान में भिन्नता दिखाई देती है ना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं बच्चों, तापमान में स्थानिक भिन्नता। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। भारत में मानसून वर्षा की किन्हीं 5 विशेषता, यानी मानसूनी वर्षा की हमें क्या बतानी है, 5 विशेषता
बतानी है। तो आप सभी को पता है कि भारत में क्या होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है और जून से सितंबर के मध्य होती है। मानसून वर्षा क्या होता है, मुख्य रूप से ऊंचावच यानी ऊंचाई को क्या करता है, नियंत्रित करता है। समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ क्या होता है, मानसून वर्षा के घटने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। यानी जितना कोई क्षेत्र समुद्र से दूर होगा, वर्षा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, उन क्षेत्रों में कम दिखाई देगी। ठीक है ना। और किसी एक समय में मानसून वर्षा दिनों के आर्द्र दौरों में आती है और इन गीले दौरों में क्या करती है बच्चों, कुछ सूखे अंतराल भी आते हैं जिन्हें विभंग भी कहा जाता है। इसके साथ मानसून वर्षा का क्या होता है बच्चों, हमारे भारत में स्थानीय वितरण असमान है। कहीं कहीं क्षेत्र में आपने देखा होगा वर्षा बहुत ज़्यादा हो जाती है, कई कई क्षेत्रों में तो वर्षा ही नहीं होती। आपने ये भी कहावत सुनी होगी ना, भारत में मानसून एक जुआ है। क्यों? क्योंकि किसान सोचता है भाई अब तो वर्षा ज़्यादा होगी, अब तो ज़्यादा वर्षा ज़्यादा होगी, लेकिन उस समय क्या होता है, वर्षा होती ही नहीं है बेचारे को, जिसके कारण क्या होती है, खेती खराब हो जाती है, फसलें खराब हो जाती हैं। ठीक है। तो भारत में कहा जा सकता है, यानी विशेषता भी है, हम कह सकते हैं कि मानसून का भारत में क्या है, स्थानीय वितरण असमान है। कई बार पूरे देश में इसके एक भाग में वर्षा का आरंभ काफ़ी देर बाद भी होता है, कभी पहले हो जाता है, कभी बाद में होता है। इस प्रकार से आप पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी मानचित्र वाला पार्ट। वैसे इंपॉर्टेंट तो सब था। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है बच्चों, समझ में आ रही है अगर चीज़ें, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बच्चों, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं, चीज़ों को और ज़्यादा मैं ला सकूं। ठीक है। और आप सभी को पता है, आप लोग तो 12th क्लास में आने वाले हो, इस 11th के बाद 12th में आने वाले हो, तो मैं जितना कोशिश करूँगा बेहतर से बेहतर चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, जैसे आपको पता है, जैसे इसमें प्रश्न है राजस्थान की राजधानी क्या है। तो राजस्थान की राजधानी तो सभी लोग बता दीजिएगा। ठीक है, ये मैं आपको कमेंट में आप मुझे बताइएगा राजस्थान की राजधानी है क्या। चलो मैं खुद ही बता देता हूँ, राजस्थान की राजधानी क्या है बच्चों, जयपुर है, जिसे पिंक सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दूसरा है बच्चों, सुंदरवन जीवमंडल निश्चय कहाँ है। सुंदरवन जीवमंडल निश्चय, तो आप सभी को पता है सुंदरवन जीवमंडल निश्चय कौन सा है बच्चों, सिमलीपाल है। ठीक है बच्चों, सॉरी बच्चों, यहाँ आपका गलत हो गया था। मतलब क्या है, मतलब जैसे सुंदरवन जीवमंडल निश्चय कहाँ है बच्चों, ये वेस्ट बंगाल में है, यानी पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन जीवमंडल निश्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसके अंदर प्रायद्वीपीय भारत में बोल रखा है कि प्रायद्वीप सभी को पता है कि प्रायद्वीप क्या होता है, यानी एक ऐसा क्षेत्र जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा होता है, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। और भारत के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। तो इसमें बोल रखा है भारत में जो प्रायद्वीपीय भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो आप सभी को पता है कि वो कौन सा क्षेत्र है बच्चों, पता है आप लोगों को। तो वो बच्चों हमारा कौन सा है, यानी पश्चिमी घाट है। कौन सा है बच्चों, हमारा जो पश्चिमी घाट है ना, आपको दिख रहा होगा इधर पश्चिमी जो घाट है, ये पश्चिमी घाट क्या है बच्चों, ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अत्यधिक सूखा प्रवण क्षेत्र, यानी भारत का वह क्षेत्र जहाँ सूखा ज़्यादा पड़ता है। तो सूखा वाला क्षेत्र कहाँ है बच्चों, आप कभी भी जब मैप बनाइएगा, देखिए मैप में भी मैं आपको बता भी देता हूँ। ठीक है, चलो मैं लेके चलता हूँ। तो अत्यधिक सूखा वाला क्षेत्र कौन सा है बच्चों, इसमें ये वाला क्षेत्र है, दिख रहा होगा आपको, ये वाला भारत का ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ क्या होता है, सूखा ज़्यादा पड़ता है। तो ये क्षेत्र है भारत का सूखा क्षेत्र। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न इसके अंदर कि कावेरी नदी, जो नदी है, जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को पता है कावेरी नदी कहाँ से, कर्नाटक से निकलती है। तो कर्नाटक आप लोग लगा दीजिएगा। ठीक है, इसके अंदर नेक्स्ट है मिजो श्रेणी कहाँ है। तो आप सभी को पता है मिजो श्रेणी कहाँ है, मिजोरम में ही होगा। तो मिजो श्रेणी कहाँ है बच्चों, मिजोरम में है। नंदा देवी जीवमंडल निश्चय, तो नंदा देवी जीवमंडल निश्चय कहाँ है बच्चों, यूके, यानी उत्तराखंड में है। ठीक है बच्चों, तो उत्तराखंड आप लोग लगा दीजिएगा। नेक्स्ट अब चलते हैं बच्चों, हम वर्ल्ड वाले मैप पे चलते हैं। तो वर्ल्ड वाला हमारा मैप है, जिनमें से पहला मैप है बच्चों, एक विवर्तनिकी प्लेट का नाम बताइए। तो एक विवर्तनिकी प्लेट का इसमें हमें क्या करना है बच्चों, नाम हमें बताना है। तो एक विवर्तनिकी प्लेट, चलो थोड़ा मैप की ओर हम लोग चलते हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा, एक हमारा विवर्तनिकी प्लेट कौन सा है बच्चों, तो वो है हमारा फिलीपींस प्लेट। कौन सी है बच्चों, फिलीपींस प्लेट। आपको ए दिख रहा है ये वाला ऑप्शन, तो यहाँ कौन सा बच्चों, फिलीपींस प्लेट हमारी कौन सी है, एक हमारा विवर्तनिकी प्लेट है। तो ये ए ऑप्शन बच्चों जहाँ दिख रहा है आपको, ये फिलीपींस प्लेट है, तो ये आपका ठीक हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न इसके अंदर कि नेक्स्ट प्रश्न है, एक महाद्वीप का नाम लिखिए जो एक देश भी है। यानी एक ऐसा महाद्वीप बताना जो एक महाद्वीप भी है और देश भी है। तो आप सभी को पता है बच्चों वो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी मैं आपको मैप का भी वीडियो लाने वाला हूं और जो मैप उसमें बताऊंगा वही मैप आने वाला है, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, बस वीडियोस को शेयर करते जाइए यार, लाइक और शेयर जरूर करिए ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, एक ठंडी जलधारा का नाम लिखिए जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होता है। तो वो कौन सा क्षेत्र है बच्चों, तो वो है कनाडा। कौन सा है बच्चों, कनाडा। मैप में आप सभी को पता है कनाडा। ठीक है ना बच्चों, तो कनाडा आप लोग लिख दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, दक्षिण भारत के एक पारिस्थितिकीय हॉटस्पॉट का नाम बताइए। तो दक्षिण भारत में हमें बताना है एक हॉटस्पॉट का नाम, दक्षिण भारत का। ठीक है बच्चों, तो दक्षिण भारत का एक हॉटस्पॉट का नाम आप सभी को पता है, यानी कौन सा हो गया हमारा, ये पश्चिमी घाट है। कौन सा बच्चों, हमारा पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है बच्चों, अफ्रीका के किसी एक पारिस्थितिक हॉटस्पॉट का नाम बताइए। तो आप सभी को तो यानी अफ्रीका का एक जो पारिस्थितिक हॉटस्पॉट कौन सा है, जैसे चल लेते हैं मैप की ओर, देख लेते हैं आप लोगों का। तो मैप की ओर आपको ये दिख रहा होगा जहाँ जी लिखा हुआ है, इसे कहते हैं गिन्नी। ठीक है, ऊपरी गिन्नी वन। ठीक है बच्चों, ऊपरी गिन्नी वन भी है और मेडागास्कर भी एक हॉटस्पॉट का क्षेत्र है हमारा। ठीक है ना, तो इस चीज़ को याद रखिएगा आप। एक गर्म जलधारा मैंने आपको बताया था, ये हमारा हम्बोल्ट जलधारा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एक सैम्पल पेपर मैंने सॉल्व किया है। मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आई होगी आप लोगों को। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं अभी नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आने वाला हूँ, थोड़ा एक्टिव हो चुका हूँ। ठीक है ना, तो अभी और वीडियो लेके आऊँगा, चिंता मत कीजिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।